Hello all, welcome to my channel, The Learning Spot. In this video, we will cover a very important topic for your examination, and that is Green Revolution. So in this video, we will cover what is Green Revolution, what are its features, and what are the various limitations of Green Revolution. Green Revolution, जिसे हरित क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, The Green Revolution refers to a set of initiative, technological advancement and change in agriculture practices that took place primarily from 1960s to the 1970s. It aimed to significantly increase food production and improve agriculture efficiency. Major component of the Green Revolution include the adoption of high yield crop varieties, the use of chemical fertilizer and pesticides, modern irrigation method, and the mechanization of farming processes. So in short, ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति क्या था? ये एक इनिशिएटिव था इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. एज यू ऑल नो कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, बट एंशियंट टाइम में क्या था कि बहुत ज़्यादा भुखमरी और इस तरीके की समस्या थी. तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया, जिससे कि जो फूड का प्रोडक्शन है उसे इंक्रीज किया जा सके, उसे और एफिशिएंट किया जा सके. तो 1960s और 70s के बीच में ग्रीन रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आया. So basically, Green Revolution was a big change in farming during the 1960s and 1970s, and farmers started using high yield crops and modern techniques to grow more food, improving food production and security. So basically, इन्होंने किसको टारगेट किया एग्रीकल्चर में? व्हीट एंड राइस को. जो मेन जो फसलें थी, व्हीट एंड राइस को फोकस किया गया, इसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए फोकस किया गया. सो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि जो केमिकल फर्टिलाइज़र या जो हाइब्रिड शीट्स होते हैं उनको, मॉडर्न जो इरिगेशन मेथड्स होते हैं, जो सिंचाई के बहुत सारे मेथड होते हैं उनको, और फार्मिंग के प्रोसेसेस को, इन सबको ध्यान दिया गया, इन सब पे फोकस किया गया, जिससे कि व्हीट और राइस के प्रोडक्शन को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके. तो यही था ग्रीन रेवोल्यूशन. नाउ नेक्स्ट इज वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्ड वैरायटीज, जिसे HYVs भी बोलते हैं. Adoption of new variety with improved genetic that led to higher yield. Example include high yield varieties of wheat and rice. So firstly क्या किया गया कि अच्छी फसल के लिए, अच्छी जो खेती होती है उसके लिए जो शीट्स हम यूज़ करते हैं उसका अच्छा होना ज़रूरी है. तो अगर ख़राब बीज होगा तो आपका जो फसल है वो अच्छी नहीं होगी. इसलिए सबसे पहले फ़ोकस किस पे किया गया? हाई यील्ड वैराइटीज़, जो शीट्स होते हैं उनको फ़ोकस किया गया, और वो व्हीट और राइस के थे बेसिकली. Second is intensive use of chemical inputs. Increased application of chemical fertilizer to enhance soil fertility, use of pesticides and herbicides to control pest and weeds. सो नेक्स्ट क्या किया गया? केमिकल को यूज़ किया गया. ठीक है, डिफरेंट काइंड्स के केमिकल फर्टिलाइज़र को यूज़ किया गया. जो सॉइल फर्टिलिटी थी, जो बंजर ज़मीन थी, उसको उस पे भी खेती की जा सके, उस पे काम किया गया, इसलिए केमिकल यूज़ किया गया. डिफरेंट काइंड्स के पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया गया, जो कीड़े वगैरह पौधों में लग जाते हैं उसे रोकने के लिए. Next are modern irrigation techniques. Implementation of advanced irrigation method such as drip irrigation and sprinkler systems to ensure consistent water supply. नेक्स्ट, एग्रीकल्चर में क्या इम्पोर्टेंट होता है शीट्स के अलावा कि उसमें बहुत सारी ऐसी फसल होती हैं, कुछ फसलों में पानी कम चाहिए होता है, कुछ फसलों में पानी ज़्यादा चाहिए होता है. ठीक है, तो उसके भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं, इरिगेशन मेथड्स होते हैं. जैसे इसमें एक मेंशन है स्प्रिंकलर सिस्टम, जो पानी का छिड़काव किया जाता है. जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि वो फाउंटेन जैसा, थोड़ा सा झरने जैसा रहता है, वो स्प्रिंकलर सिस्टम कहलाता है. तो बेसिकली खेतों में पानी की जो टेक्निक है, पानी किस तरीके से देना चाहिए, ज़्यादा कम एक्सेट्रा, इसको भी फोकस किया गया एग्रीकल्चर में व्हीट और राइस के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए.
Next, a mechanization of agriculture. Introduction of modern machinery like tractor, combine harvesters and threshers to replace traditional manual labor. पहले क्या होता था, जो लोग खेती बाड़ी करते थे कि खेतों में बैलों से या खुद बैलों की जगह पे होके काम करते थे। उनकी जगह क्या ले लिया, मॉडर्न मशीनरी, डिफरेंट काइंड के ट्रैक्टर्स आ गए, हार्वेस्टर यूज करने लगे, ट्रेजर्स हो गए, इन्होंने पुरानी चीजों को रिप्लेस कर दिया। इससे क्या हो गया, और चीज़ें एफिशिएंट हो गई। नेक्स्ट है एक्सटेंशन सर्विसेज एंड ट्रेनिंग। प्रोविजन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज टू एडुकेट फार्मर्स अबाउट मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू हेल्प फार्मर्स अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजीज इफेक्टिवली। नेक्स्ट क्या होता है कि कोई काम आपको आता है, कोई काम आपको अच्छे से आता है। सेम फार्मर के सेंस में भी फार्मिंग सबको पता है, बट किस तरीके के बीज किस टाइम पे किस तरीके की हमें टेक्निक यूज़ करनी चाहिए पर्टिकुलर खेती करने के लिए, उसकी ट्रेनिंग दे दी जाए तो चीज़ें और अच्छे से हो जाती हैं। तो फार्मर्स को ट्रेनिंग दी जाने लगी कि इस तरीके से किस टाइम पे क्या कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, कौन सी शीट्स यूज़ करने हैं, एक्सेट्रा। Next है infrastructure development. Improvement of rural infrastructure including roads, transportation and storage facilities to facilitate the movement of agriculture goods. ऑटोमेटिक, जब आप हाइब्रिड शीट्स का यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन आपको चाहिए होगा एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने के लिए। उसके लिए क्या होगा, रोड्स की व्यवस्था प्रॉपर की जाएगी, है ना? स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, तो ऑटोमेटिक उस पर्टिकुलर एरिया का क्या हो जाएगा, इंफ्रा डेवलप्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रॉफिट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन या वेरियस एडवांटेजेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या क्या फायदे हुए? तो फर्स्ट वन इज इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, है ना? क्योंकि फोकस ही इस पे किया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो और एफिशिएंट प्रोडक्शन हो। नेक्स्ट है फूड सिक्योरिटी। पहले जैसे कि हमारे देश में भुखमरी की समस्या थी कई स्टेट्स में, तो जब बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होने लगा तो ऑटोमेटिक फूड सिक्योरिटी क्रिएट हो गई। नेक्स्ट है पोवर्टी एलिवेशन। पोवर्टी लाइन के जो लोग नीचे थे कि खेती बाड़ी कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनका जो बेसिक लाइफ है वो नहीं चल पा रही है, तो उसमें भी बहुत हद तक सुधार हुआ। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। जब नई नई मेथड आप यूज़ करने लगे, तो जब कोई काम करते हैं आप और आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं, तो नई नई चीज़ें आप भी अडॉप्ट करते हैं, तो ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन स्टार्ट हो गए। नेक्स्ट है रूरल डेवलपमेंट। अगेन हाइब्रिड शीट्स यूज होने लगे, केमिकल फर्टिलाइजर, हार्वेस्टर्स, नए मेथड के ट्रैक्टर, ये सब जो यूज होने लगे, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की आपको ज़रूरत पड़ने लगी, रोड्स नई क्रिएट होने लगी, वाटर सप्लाई अच्छी हो गई, तो ऑटोमेटिक उस पर्टिकुलर एरिया का डेवलपमेंट हो गया। नेक्स्ट है ग्लोबल इम्पैक्ट। पहले हमारे देश में खाने के लिए खाने की प्रॉब्लम थी, फिर धीरे धीरे इतना ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया कि हम बाहर के देशों में भी वीट और राइस को सप्लाई करने लगे, तो ऑटोमेटिक ग्लोबल इम्पैक्ट क्रिएट हो गया। लास्ट इज इम्प्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड। जब ये सारी चीज़ें हुई तो ऑटोमेटिक जो फार्मर्स हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होने लगा। सो दीज आर द एडवांटेजेस और प्रॉफिट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। लास्ट टॉपिक इज लिमिटेशंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अगर किसी चीज के फायदे हैं तो उसके नुकसान भी हैं। नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस? फर्स्ट वन इज एनवायरमेंटल कंसर्न। एनवायरमेंटल कंसर्न कैसे? कि जब आप इतना पेस्टिसाइड्स केमिकल यूज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक सॉइल भी क्या हो रही है, खराब हो रही है, और वाटर आप यूज कर रहे हैं, है ना, जो कि नेचुरल रिसोर्स है, तो वो भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो ये इन्वायरमेंटल कंसर्न है। नेक्स्ट है रिसोर्स इंटेंसिटी। जैसे कि अभी आपने बहुत सारी इरिगेशन मेथड सुने कि इसमें यूज होते हैं सिंचाई के, तो उसके लिए क्या करे जाते हैं, बोरिंग वगैरह की जाती है जिससे कि अंदर से पानी को निकाला जाता है, तो कई जगह पे जब ये किया जाता है तो ऑटोमेटिक वाटर की क्या हो जाएगी, नीचे कमी हो जाएगी, तो ये रिसोर्स इंटेंसिटी है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इतना फर्टिलाइजर केमिकल यूज हो रहा है तो ऑटोमेटिक बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। नेक्स्ट है डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अगेन जो इतना वाटर हम यूज़ कर रहे हैं, सॉइल केमिकल की वजह से ख़राब हो रही है, तो ये डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है।
नेक्स्ट है डिपेंडेंसी ऑफ एक्सटर्नल इनपुट्स। फार्मर्स क्या करने लगे उस टाइप पे, हाइब्रिड सीड्स का यूज़ करने लगे, केमिकल का यूज़ करने लगे, फर्टिलाइज़र का यूज़ करने लगे, तो ये ऑटोमेटिक डिपेंडेंसी क्रिएट करती है। क्योंकि फार्मर्स उस टाइम पे क्या हो गया कि नहीं, हाइब्रिड बीज है तभी उसी से प्रोडक्शन अच्छा हुआ है तो उसी से होगा, ऐसा है ना। तो ये क्या है, ये डिपेंडेंसी ऑन एक्सटर्नल इनपुट्स है। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस एंड अडेप्शन। अब धीरे धीरे क्या हुआ, चीज़ें जब आप एक कोई यूज टू में आ जाते हैं तो अदर चीज़ों को आप क्या करने लगते हैं, अडेप्ट इजीली नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। अब इन्हीं चीज़ों से आप लॉन्ग टर्म की सस्टेनेबिलिटी ढूंढने लगते हैं, जब जो कि पॉसिबल नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें केमिकल वगैरह यूज़ कर रहे हैं आप, सॉइल ख़राब हो रही है, तो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन नहीं करेंगी चीज़ें। लास्ट है सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट। इससे क्या होता है, सोशल और कल्चरल इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं हार्म होता है, कि आप सिर्फ ग्रो करने के लिए चीज़ों को, है ना, अपनी सोसाइटी को, कल्चर को भी कहीं ना कहीं हार्म करते हैं। सो दीज आर द limitations or disadvantages of green revolution. Hope all the points are clear. Thank you.